Hello guys. So today we'll study the topic cell membrane or the plasma membrane. So the very first thing I would like to clear over here is that the cell membrane is known as the plasma membrane. Means हम लोग cell membrane को ही plasma membrane कहते हैं. Plasma membrane कुछ अलग नहीं है. Secondly, I need to tell here that we got to see the detailed structure of this cell membrane after the advent of the electron microscope. Now, the electron microscope was invented in the year 1950s. Electron microscope. This was invented in the year 1950s. Okay. So this the main important thing we need to know. Now, this cell membrane, what scientists do is they saw this cell membrane in human RBC. Why they choose the human RBC, especially the human red blood cells RBC or the erythrocytes? I'm writing the reasons over here. That's because human RBC is enucleate, and the main important thing is that it's lack in cell organelles. तो साइंटिस्ट ने क्यों ह्यूमन आरबीसी को ही चूज़ किया सेल मेम्ब्रेन देखने के लिए? क्योंकि ह्यूमन आरबीसी जो है वो एक तो ई न्यूक्लिएट एंड सेल ऑर्गेनल्स लैक करती है, उसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. दैट्स वाई हम लोग को सिर्फ उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा. तो इसलिए साइंटिस्ट ने ह्यूमन आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा. नाउ अभी बात करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन की. विल टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. कि cell membrane, the structure of cell membrane or plasma membrane, this thing is common for both the prokaryotes as well as the eukaryotes. The RBC, the structure of the plasma membrane or the cell membrane, this is common for both the prokaryotes as well as the eukaryotes. Now, the cell membrane, it's a thin membrane. सेल मेम्ब्रेन बहुत ही पतला थिन होता है, एंड अलोंग विद दिस इट्स फ्लेक्सिबल. ये थिन होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल होता है. नाउ सेकेंडली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable. The plasma membrane is selectively permeable. अब यहाँ पे मैंने तो ये बताया कि साइंटिस्ट ने जो है केमिकल एनालिसिस क्यों आरबीसी पे किया. मैंने बता दिया कि वो सेल ऑर्गेनल्स में लैक करते हैं. दिस वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग रिटन इन द एनसीईआरटी. नाउ अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं. तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इट्स कंपोज्ड ऑफ, ये कंपोज्ड होता है लिपिड्स से बना हुआ होता है एंड प्रोटीन्स. लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन. लिपिड्स एंड प्रोटीन. ओके. नाउ जो मेजर लिपिड है, मेजर लिपिड जो होता है, मेजर लिपिड वो होता है हमारा फॉस्फोलिपिड. मेजर लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड, और ये फॉस्फोलिपिड है जो ये बाइलेयर्ड फॉर्म में होता है. बाई लेयर मीन्स दो लेयर, एक ये लेयर है एक ये लेयर, बाई लेयर्ड फॉर्म में. ठीक है, दो लेयर्स होते हैं इसके.
और ये जो लिपिड्स होते हैं ये अरेंज होते हैं कैसे, लिपिड्स का अरेंजमेंट मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा हेड, ये होता है हमारा टेल, हेड एंड टेल। हेड जो है ये होता है हमारा पोलर, टेल जो होता है हमारा ये होता है नॉन पोलर। हेड एंड टेल, हेड जो होता है हमारा पोलर होता है, टेल जो होता है हमारा नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कि ये नॉन फॉस्फेट, यहाँ पे जो है फॉस्फेट नहीं होता है। और टेल का जो नेचर होता है ना ये हाइड्रोफोबिक होता है। टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है कि ये वाटर को रिपेल करता है, सो रिपेल वाटर। ओके, हम लोग ये बोलेंगे कि ऊपर वाला हेड होता है जो कि पोलर होता है, टेल जो होता है ये नॉन पोलर यानी कि नॉन फॉस्फेट, फॉस्फेट नहीं होता है इसमें। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर को रिपेल, जैसे इसके पास वाटर आएगा ये वाटर को रिपेल करेगा। तो इसका मतलब कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। टेल जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है एक एक्वस एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे कोई एक्वस पानी जैसा कोई भी चीज़ आए एक्वस, तो उसको रिपेल करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उस चीज़ से बचाएगा। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि टेल को वी कैन राइट ओवर हियर दैट टेल प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। तो टेल जो है ये एक्वस एनवायरनमेंट से बचाता है, ठीक है। तो ये एक लिपिड है जिसमें ऊपर एक हेड होता है, नीचे टेल होता है, और हेड पोलर, टेल नॉन पोलर यानी कि नॉन फॉस्फेट, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है यानी कि वाटर को रिपेल करेगा। इसका मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है एक्वस एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं कि जो हमारा ये फॉस्फोलिपिड है सेल में, तो सेल ने बोला कि मतलब फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, तो उसके साथ साथ हमारे इस सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस भी होती है उसमें, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इट्स मेंशन्ड ओवर देयर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के लिए होती है। कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस जो है ओनली एंड ओनली फॉर द एनिमल सेल्स। अब जो हमारा लिपिड कंपोनेंट है, लिपिड जो कंपोनेंट है वो मेनली जो है कंसिस्ट करता है फॉस्फोग्लिसराइड। लिपिड का जो कंपोनेंट है ये फॉस्फोग्लिसराइड कंटेन करता है, मेनली कंटेन्स द फॉस्फोग्लिसराइड, मीन्स कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। उसके बाद से फिर क्या होता है कि आगे जब इस पे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, इस चीज़ पे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जब किया गया है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो ऐसा हम लोग को मतलब इसमें आगे फर्दर स्टडी हुई है तो पता चला ये कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और लिपिड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और लिपिड नहीं होते हैं, अलोंग विद दिस इसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस भी इसमें होती है। अब कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ यहाँ पे अब रेशियो बताया गया है, तो रेशियो हम लोग ये लिखेंगे कि प्रोटीन का जो रेशियो मीन्स परसेंटेज होता है, दिस इज 52%। लिपिड जो है दिस इज 40%। एंड एनसीईआरटी के बुक में कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंट मेंशन नहीं है, बट इन नीट मेनी टाइम इट्स आस्क्ड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। तो कार्बोहाइड्रेट
टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो 50 + 40 90 एंड दिस 2 92, तो 100 में से बच्चे कितने 8, सो दिस कार्बोहाइड्रेट इज 8%। तो यहाँ पे हम लोग को ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नीट के एग्जाम में, सो दिस इज 8%। अब डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कि हम लोग आसानी से जो हम लोग इसे निकाल लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को, तो उसके हिसाब से अब पहले मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ये हो गया हमारा हेड, देख सकते हो आप कैसे अरेंजमेंट है। इसके बीच में ऐसे प्रोटीन्स लगे हुए हैं। ये बाइलेयर दिख रहा है, लिपिड्स के बाइलेयर, जैसे कि मैंने बताया था ये लिपिड्स के बाइलेयर, इसमें हेड पोर्शन, दिस इज टेल पोर्शन। ये जो होता है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ, अंदर की तरफ जो है, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। नाउ दिस इंटीग्रल प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। इस इंटीग्रल प्रोटीन को हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे बाहर के साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, H2O है, कुछ गैसेस हैं, कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं। तो ये क्या होता है, तो मैंने तो पहले ये स्ट्रक्चर बता दिया। पहले मैं सबसे पहले चीज़ ये यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि सबसे पहले आया सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल आया। सैंडविच मॉडल में क्या था कि जो बाइलेयर्ड लिपिड हैं, बाइलेयर्ड लिपिड, ये सराउंडेड, ये कवर्ड थे, सराउंडेड बाय ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन से सराउंडेड थे। ये मॉडल फेल हो गया। नाउ सेकेंड मॉडल आया इसके बाद से, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नाउ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या था, यही जो बाइलेयर्ड लिपिड हैं ये सराउंडेड थे यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन से, फाइब्रस प्रोटीन से। सैंडविच मॉडल सराउंडेड था ग्लोबुलर प्रोटीन से, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सराउंडेड था फाइब्रस प्रोटीन से। और इस यूनिट मोज़ेक मॉडल को रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन ने। तो इसके बाद से थर्ड जो आया, ये दोनों के फेल होने के बाद से थर्ड मॉडल जो आया, थर्ड मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया,
निकोलसन एंड सिंगर ने, मीन्स सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। और किस ईयर में? सो ईयर था 1972 में। 1972 में जो अभी आज हम लोग देखते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, वो आया। पहले सैंडविच मॉडल वो फेल कर गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वो भी फेल कर गया, उसके बाद से अभी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आया, वो अभी स्टैंड कर रहा है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो प्रोटीन निकालने का बहुत जो आसान तरीका होता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है ना कि इसमें प्रोटीन जो होता है 2 बेस पे यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला तो होता है हमारा एक इंट्रिंसिक, अंदर होता है ये प्रोटीन, लिपिड्स के जो बाइलर उसके अंदर। कुछ जो होता है वो हल्का अंदर होता है, मीन्स पार्शली अंदर एंड पार्शली बाहर। ओके, कुछ कंप्लीटली एकदम अंदर बरी होता है, कुछ पार्शली बरी होता है, और कुछ तो एकदम सरफेस पे होते हैं। तो इन्हीं दोनों को, जो कंप्लीटली बरी है और जो पार्शियली बरी है, इन्हीं दोनों को हम लोग इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। और जो सरफेस पे होता है इसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन कहलाता है। अब इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं कि इसमें क्या है। ये तो मीन्स मैंने एक ओवरऑल ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाया। तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन का नेचर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर इज सेल मेम्ब्रेन का नेचर जो है वो फ्लूइडिटी होता है। सेल मेम्ब्रेन थोड़ा फ्लूइड, उसका नेचर फ्लूइडिटी का होता है। उसके फ्लूइड नेचर होने की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेल का ग्रोथ हो गया। अब ये जो प्रोटीन है इसका लेटरल मूवमेंट, ऐसे ऐसे ये मूव करता है, और जब ये ऐसे ऐसे मूव करता है तो सेल मेम्ब्रेन उसका साइज ऐसे बड़ा बड़ा, तो सेल का ग्रोथ वो बड़ा होगा, सेल का ग्रोथ होता है। दूसरा, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। सेल डिवीजन में कैसे? जैसे कि ये हमारे दो, मतलब ये एक सेल है, तो इसकी वजह से ये इसका नेचर जो होता है, अभी आगे जाकर कि ये कैसे ऐसे बन जाता है, हल्का एकदम ऐसे ग्रूव्स, फरो जैसा अंदर, ये ऐसे करते करते इसका, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होता है ना, तो ये ऐसे करते करते एंड देन फाइनली ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दैट्स वाई सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। फिर बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के साथ साथ ये एक्सोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस के साथ साथ एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है। अब एंडोसाइटोसिस में हमारे 2 हो गए, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये कोई सेल है, इस सेल में अंदर, मीन्स अंदर कुछ लेना, अंदर कुछ लेना, दैट्स नोन एज एंडोसाइटोसिस, और अंदर से बाहर देना, दैट्स नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो अंदर लेना, अगर कोई सॉलिड चीज़ अंदर ले रहा है तो उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। अगर कोई लिक्विड चीज़ अंदर ले रहा है सेल, दैट्स नोन एज पिनोसाइटोसिस। अब क्या होता है कि ये तो हमारे बाइलेयर हो गए, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर हो गया। तो अब इस प्रोटीन के ऐसे लेटरल मूवमेंट की वजह से ही, मीन्स इसका लेटरल मूवमेंट कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का है, तो इसके लेटरल मूवमेंट के वजह से ही क्या होता है कि प्रोटीन, जो प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होता है ओवरऑल, तो इसकी वजह से मेम्ब्रेन जो होता है, बोला जाता है कि ये फ्लूइड नेचर का होता है, और उसकी फ्लूइडिटी होने की वजह से यहाँ पे सेल ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद से ये जो होता है फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, इंटरसेल्युलर जंक्शन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब जैसे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस हो गए, न्यूट्रल सॉल्यूट्स, ये सब तो
ये सब तो इसके थ्रू ही लिपिड्स, दो ऐसे लिपिड्स के बीच में से ऐसे आ जाते हैं, गैस भी एकदम आराम से निकल के आ जाते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स भी ऐसे आराम से निकल कर के आ जाते हैं। मीन्स इसमें कोई भी तरीके का बाहर से एनर्जी नहीं लग रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस थिंग इज़ नोन एज, कि ये जो होता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स नो एनर्जी नीडेड, यहाँ पे कोई एनर्जी की नीड नहीं है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब इसमें भी क्या होता है कि, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, यानी कि ऐसे पास आउट कर दे रहा है हायर कंसंट्रेशन, इधर हायर कंसंट्रेशन इधर लोअर, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर, हायर टू लोअर, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डिफ्यूजन हो रहा है। उसमें भी जो वाटर का डिफ्यूजन होता है उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस, वाटर के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब मेम्ब्रेन तो हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये जो मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वाटर मॉलिक्यूल, गैस, न्यूट्रल सॉल्यूट्स, ये सब आसानी से पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे इनका डिफ्यूजन हो रहा है, और वाटर के डिफ्यूजन को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन अब कुछ जो होते हैं ना, कुछ हमारे जो हैं ग्लूकोज, जैसे कि हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये इनका क्या होता है ना, ये फैसिलेटेड डिफ्यूजन, यानी कि ये एक पाथवे खोजते हैं, इनको एक पाथवे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ना इस जो प्रोटीन होता है ये इंटीग्रल, इसके थ्रू, ठीक है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, यानी कि इनको एक ना कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो पाथ उसका पकड़ करके और ये आ सकें। तो दे नीड द मीन्स फैसिलेटेड डिफ्यूजन एंड दे नीड द कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या होता है कि हम लोग को पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो है पास नहीं कर सकती हैं नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी रिपेल करता है, ये पास नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है ना कि इसको जो होता है वाटर के मीन्स एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है आने के लिए। तो क्या होता है ना कि बोलेंगे यहाँ पे कि अब कुछ जो होते हैं मॉलिक्यूल, कुछ आयंस या मॉलिक्यूल, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, जैसे कि लोअर टू हायर, लोअर से हायर की तरफ जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने लगता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग बोलेंगे किस में होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम के पंप में। लोअर से हायर, जैसे हम लोग को पता है नॉर्मली डिफ्यूजन कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी यूटिलाइज होता है, एटीपी यूटिलाइज्ड हुआ, यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो जाता है, तो इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे मैंने बताया ग्लूकोज को एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है।